हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्लॉक 4 का यूनिट 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या है कि काउंसलिंग हम क्या होता है, काउंसलिंग में क्लाइंट को सफरिंग से हीलिंग की तरफ लाया जाता है। और जब वो फर्स्ट टाइम आता है अपने काउंसलर के पास, थेरेपिस्ट के पास, तो क्या क्या किसकी जब इनिशियल इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करने के बाद क्या उसका प्रोसेस रहता है कि टोटल कितने सेशंस होते हैं, और हर जो नेक्स्ट सेशन से पहले जो लास्ट सेशन होता है उसका प्री कैप किया जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पूरा प्रोसेस जो होता है, उसमें किन किन चीज़ों को, किन किन फैक्टर्स को हमने ध्यान में रखना होता है, तो किन किन फेज से वो निकलती है काउंसलिंग, उसके बारे में बात करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज सिस्टमेटिक एंड प्रीवियसली प्लान बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। तो जैसे ये प्लान होती है जब उसके पास, जब काउंसलर के पास क्लाइंट आता है, तो उस समय सिस्टमेटिक वे में उसको प्लान किया जाता है, पूरा प्रोसेस कैसे कैसे रहता है। एंड दिस बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, क्लाइंट के सिम्टम्स क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, फैमिली कैसे है, एनवायरनमेंट कैसा है, कितना सपोर्ट है उसके पास, बिलीफ सिस्टम क्या है, इन सब के ऊपर जो होता है पूरा काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट इज स्टार्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। सबसे पहले क्या होता है, द काउंसलर शुड मेंटेन ए प्रोफेशनल। जब स्टार्टिंग में जब क्लाइंट आता है तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट काम की प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात की जाती है। और इसके अंदर सेशन, जिसमें सेशन जो होते हैं इस गिवन ओनली इन दी फिक्स सेशन दिए जाते हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7, जितने भी सेशन जो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन और प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। तो क्या होता है, सेशन को फिक्स किया जाता है। एंड इट शुड बी शोड ऑन दैट ऑन फोन। अगर जो है फ़ोन पे भी हम इसको दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनफॉर्मल वे नहीं बल्कि फॉर्मल मैनर में दी जाती है। कि इसमें क्या होता है, काउंसलर विल नॉट टॉक टू द क्लाइंट इन एन इनफॉर्मल वे में नहीं दी जाती, क्योंकि ये बड़ी प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। बहुत ही इसमें दो हम जो है एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन हमारे को पूरी तरह से एक जो है पर्पस वही रहता है कि हमें क्लाइंट को हीलिंग में लेके आना है। तो उसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी वर्ड सेट ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन शुड बी डायरेक्शनल एंड पार्ट ऑफ काउंसलिंग। देयर शुड नॉट बी एनी फर्दर, कोई टॉकिंग नहीं करनी है, उसके ऊपर कोई पर्सनल इंटरेस्ट शो नहीं करना है। और इसमें मेन हमारा पर्पस क्या होता है, बस हमें क्लाइंट को नॉर्मल फील करवाना है, उसको बहुत ही इस ढंग से, बहुत ही उसको ऐसा एटमोसफेयर देना है जो जिसमें उसको ट्रस्ट बिल्ड हो सके। इन द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पैटर्न एंड टोन ऑफ द काउंसलर शुड बी, जो लैंग्वेज वो यूज़ करता है, जो कम्युनिकेशन, जो इंटरेक्शन होती है क्लाइंट के साथ, दैट शुड बी कंफर्टेबल। एंड इफ देर इज़ वेरी मच डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द लैंग्वेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग, काउंसलिंग शुड नॉट बी कैर। कहते हैं अगर मान लीजिए डिफरेंट लैंग्वेज, अगर मान लीजिए जो काउंसलर है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है और क्लाइंट की लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, अगर ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है तो क्या होता है, काउंसलिंग को समझने में बहुत दिक्कत होती है और वो नहीं हो पाती, शुड नॉट बी कैरिड आउट। द काउंसलर की जो टोन है, पॉजेज है, पेशेंस क्या है उसकी, एडिंग एफर्मेशन, एक्सेप्टेंस, क्रॉस क्वेश्चन इन अ वेरी सब्बल वे, इस ढंग से होना चाहिए कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वो डिसाइड दी डायरेक्शन होता है, उसी के ऊपर जो है काउंसलिंग डिपेंड करती है। एंड गुड एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द काउंसलर एलिसिट ऑनेस्ट सेल्फ है, उसी के जब जितना वो एम्पैथेटिक रहता है उतना ही क्या होता है, उसको हम वो ये मालूम होता है कि कितना वो, तभी वो क्लाइंट के अंदर से जो पूरा एक्सप्लोर कर पाता है अपना, जैसा उसका एटीट्यूड रहता है क्लाइंट के लिए, कितना उसको रिगार्ड देता है, कितना उसको एम्पैथेटिकली उसके डील करता है, कितना उसको जेन्युइन होता है वो काउंसलर, कितना उसका जो एटमोसफेयर कितना कूल एंड काम होता है, ट्रस्टिंग होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है, ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। तो टू गिव ए वेल प्लान काउंसलिंग टू ए क्लाइंट, द काउंसलर शुड लिसन। क्लाइंट को जो है सुनना मेन होता है, काउंसलर जो होता है क्लाइंट को सुने, बहुत ध्यान से जो वो कह रहा है उसके बारे में सुने, ताकि ट्राई टू गेट डिटेल ऑफ हिज केस स्टडी। जब जितना ज़्यादा वो सुनता है उसी के बेस के ऊपर क्या होता है, उसकी वो जो है केस स्टडी को वो बना पाता है। या हम अपने खुद भी अपने अगर स्टार्टिंग में स्ट्रक्चरिंग में हम खुद भी कर सकते हैं, कैसे कि सबसे पहले क्या एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को डेवलप किया जाता है, उसकी डेमोग्राफिक डिटेल ली जाती है, टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, जो जेन्युइन होना चाहिए, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ठीक है। और जो सेशंस होते हैं वो पहले ही फिक्स किए जाते हैं, एम्पैथेटिकली जो है उसको डील किया जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट एंड मेकिंग रैपर, इसमें क्या होता है, रैपो बनाई जाती है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है काउंसलिंग का स्टेप क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग। हमने एक जगह पढ़ा भी था, 80/20 का रूल किया था हमने, आपको याद होगा 80/20 के रूल में हमने क्या किया था, हमें 80% सुनना है, 80
80/20 का रूल था, जिसमें क्या था 80% हमारे को सुनना है एंड 20% क्या था हमारे को बोलना है। तो कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग है मेजर स्टेप ऑफ द काउंसलिंग। ए क्लाइंट कम्स टू काउंसलर विद लॉट्स ऑफ, उसको बहुत ज़्यादा ऐसे बुरे एक्सपीरियंस हुए हुए होते हैं, उसमें नेगेटिव इमोशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्सिस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसमें उसको खुद नहीं पता होता कि वो किस उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। तो इसलिए क्या होता है, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग द ब्रेन ऑफ द जो क्लाइंट है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा हो जाऊँ। वो नो डाउट कि वो उसको ये तो पता है कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ ताकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके फेस में वो निकल रहा होता है, लेकिन एग्जैक्ट वो ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। तो व्हेन द काउंसलर गिव्स रिलैक्सेशन टू द क्लाइंट एंड रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग गोइंग टू सेट बाय द, तो उसको क्या होता है रिलैक्स, बड़े आराम से उसको डील करता है वो। द क्लाइंट स्टार्ट सेइंग, जैसा वो जिस ढंग से उसको डील करता है, जितना उसको रिलैक्स फील करवाता है, उतना ही क्लाइंट जो होता है अपने बारे में बोलना स्टार्ट कर देता है। इट इज़ द काउंसलर्स ड्यूटी टू लेट हिम स्पीक। ये काउंसलर की ड्यूटी होती है कि उसको मौका दे कि इसको क्लाइंट को कि अपने बारे में बताए पहले, एंड डिसाइड विच पार्ट ऑफ द क्लाइंट लाइफ ही विल डील फर्स्ट, ताकि वो उसको मालूम हो सके कि उसकी जो क्लाइंट है उसकी लाइफ के किस पार्ट से उसको शुरुआत करनी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ से उसको हेल्प करनी है। तो क्लाइंट में भी गिवन सम मोटिवेशनल सेशन, रिलैक्सेशन, साइको एजुकेशन टू डेवलप इंसाइट, क्योंकि मेन पर्पज़ क्या होता है क्लाइंट के अंदर इंसाइट को गेन करवानी है, उसको इंसाइट पैदा करनी है। तो द क्लाइंट शुड बी एश्योर्ड दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय हिम, अब उसका इंश्योरेंस दी जाती है क्लाइंट को कि जो भी इन्फॉर्मेशन देगा दैट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, एंड एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द क्लाइंट शुड नॉट बी डिस्कस। जो वो इन्फॉर्मेशन देगा क्लाइंट, वो कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सिर्फ काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में रहेगी, उसके फैमिली मेम्बर के साथ भी जो है शेयर नहीं की जाएगी विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, जब तक क्लाइंट नहीं कहेगा। क्लाइंट के कंसेंट के बिना जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है दैट विल नॉट बी लीक्ड और दैट विल ऑलवेज बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड देन द काउंसलर शुड डू इट वेरी केयरफुली इन डायरेक्ट मैनर। ये पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसको काउंसलर क्या करेगा, उसी के वर्ड्स में पैराफ्रेज करके बताएगा, उसको समरी के रूप में बताएगा। काउंसलर की एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो उसको क्लाइंट के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचना चाहिए, उसकी बात सुनकर उसी के वर्ड्स में उसी के लैंग्वेज में उसको रिपीट करके बताना चाहिए। द पैराफ्रेजिंग जस्ट रिफ्लेक्टिंग बैक वट इज़ कम्युनिकेटेड बाय द क्लाइंट इन अदर वर्ड, जो भी वो बोलता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी को बताता है। दिस इज डन टू एश्योर द क्लाइंट दैट काउंसलर हैज अंडरस्टूड द एग्जैक्ट मीनिंग कन्वेड बाय क्लाइंट्स इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इसलिए होता है पैराफ्रेजिंग ताकि क्लाइंट के अंदर ट्रस्ट गेन हो जाए, कि उसको लगे कि हाँ जो काउंसलर है वो उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है और काउंसलर को उसकी बात समझ में आ गई है। द क्लाइंट फील्स फ्री टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग इन एन एम्पैथेटिक। फिर हर जगह काउंसलिंग में क्या होता है, एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो बाय जेस्चर्स, तो उसमें क्या होता है, स्लाइटली नोडिंग ऑफ हेड है, थ्रू आई लैश मूवमेंट है, द काउंसलर शोज एक्सेप्टेंस टू, जैसे इन्होंने कहा कि ये जो इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है, वर्बल लैंग्वेज है, नॉन वर्बल लैंग्वेज, इस टाइप से जब वो जो आई टू आई कॉन्टैक्ट है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, द काउंसलर शोज एक्सेप्टेंस टू क्लाइंट फीलिंग एंड बर्डनिंग एज ही इज़ पेइंग फुल अटेंशन टू अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं भी क्लाइंट को ये ना लगे कि उसकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उसने इस ढंग से उन्होंने बताया कि हम इन सब चीज़ों को जब काउंसलर इन्वॉल्व रखता है उसमें कहीं ना कहीं उसको रेस्पॉन्ड करता है उसकी किसी नॉन वर्बल क्लूज़ के थ्रू, तो क्या होता है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो अपनी बात को, इमोशंस को जो है वो रिलीज़ कर पाता है। टेकिंग केयर ऑफ प्रेजेंट डिमांड्स अल्टीमेट गोल्स एंड ऑब्स्टेकल, कि ये देखना कि उसके जब आज के जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस है, व्हाट इन प्रेजेंट उसके क्या है क्लाइंट के, एंड उसका अल्टीमेट गोल क्या है उसको देखना, और जो रास्ते में जो आने वाली रुकावटें हैं, हाउ दीज टू कैन बी पुट इन द सेम डायरेक्शन, हाउ द क्लाइंट इज मेड सेटिस्फाइड, कैसे क्लाइंट को जो है सेटिस्फाइड फील कराया जाए, एंड जो उसके रास्ते के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल, वो क्या हैं, एंड इफ़ द पर्सन हिमसेल्फ रिस्पॉन्स, अगर खुद क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसको क्लाइंट को रियलाइज़ करवाना कि ये हाँ आपकी गलती है। अगर कोई और है, इफ़ अदर्स आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, तो क्या होता है कि उस चीज़ को कॉग्निटिव बिहेवियरल रिहर्सल के थ्रू या किसी और तरीके से काउंसलर का काम होता है उस चीज़ को ठीक करना। फिर है ट्रेनिंग रिलैक्सेशन एंड मेकिंग द क्लाइंट एक्सेप्ट द थिंग। अब उसको क्या होता है, क्लाइंट को रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, उनके थ्रू देयर माइट बी
अकॉर्डिंग सिम्टम, क्लाइंट के सिम्टम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, जैकबसन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक हो गया, मेडिटेशन हो गया, डाइवर्शन ऑफ अटेंशन एक्सरसाइजेज होगी, रिहर्सल ऑफ बैलेंसिंग थॉट्स ऑफ स्लीपिंग एक्सरसाइज हो गई। यानी क्या होता है कि काउंसलर क्या क्लाइंट को तैयार करता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो उसकी लाइफ में हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, और उसको क्या करता है कि डिफरेंट तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक्स को सिखाता है। फिर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट्स, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या होता है, काउंसलर को ये देखना होता है कि जो क्लाइंट है उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, उसकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से ट्रेड्स हैं, क्या बिहेवियर है, एंड द काउंसलर वुड इंक्लूड दिस इश्यूज ऑल्सो। जब वो काउंसलिंग करता है उसको ये देखना होता है कि जो क्लाइंट है उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। इफ़ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, अगर उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशन यानी जो लोगों के साथ सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो उसकी रिलेशन है वो सही नहीं है, दे मे बी डेल्ट थ्रू रोल प्लेइंग, तो उसको रोल प्ले करके समझाया जाता है कि कहाँ पे आपकी रोल प्ले में क्या होता है, जिस मैसेज को हम उसको देना चाहते हैं उसको रोल प्ले के थ्रू हम देते हैं ताकि उसको फील भी ना हो और उसको मैसेज भी हम दे दें। द क्लाइंट वुड बी रियलाइज हाउ मच अदर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर। अब क्लाइंट को ये समझाया जाता है कि हम जहाँ पे हमारे इंटरपर्सनल डेफिसिट हैं, जहाँ पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको रोल प्ले के थ्रू समझाया जाता है कैसे बाकी लोग जो है हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, एंड हाउ वुड बी टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर, कैसे हमारे को जरूरत पड़ती है हम कैसे लोगों की हेल्प करते हैं या किसी की और हेल्प हमारे को जब हम खुद नीड में होते हैं कैसे लोगों की हेल्प ढूंढते हैं, एंड हाउ वी वुड मेंटेन द, कैसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। समटाइम्स द सिग्निफिकेंट पर्सन्स मे बी कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, कई बार हमारी लाइफ में जो बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को भी वो समझने में हेल्प करते हैं। तो फैसिलिटेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिहेवियरल रिहर्सल, इसमें क्या होता है कि लाइफ को टू कॉप अप विद द रियल लाइफ प्रॉब्लम द काउंसलर मेक द क्लाइंट टू बिहेवियरल रिहर्सल। बिहेवियरल रिहर्सल में क्या होता है, जो उनका मेल एडेप्टिव बिहेवियर होता है उसको अनलर्न करके जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है, एडेप्टिव बिहेवियर होता है, उसको क्या किया जाता है, लर्न करवाया जाता है। ही डिसेंसिटाइज द क्लाइंट एंड मेकिंग प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग पे बहुत जोर दे ताकि जो है सो डैट ही कैन अप्लाई इन रियल लाइफ सिचुएशन, अपनी लाइफ में जो रियल लाइफ सिचुएशन उनको अप्लाई कर सके। इम्प्रूव क्लाइंट्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जहाँ पे क्लाइंट की नेगेटिव थिंकिंग है, क्रूक थिंकिंग है, ऑटोमेटिक थॉट हैं जो कि नेगेटिव उसको लेके जा रहे हैं, उसको ठीक करवाया जाता है, उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। तो इम्प्रूव क्लाइंट्स परसेप्शन एंड थिंकिंग द काउंसलर एश्योर्स द क्लाइंट थ्रू एविडेंसेस, बताया जाता है कि यहाँ पे आप गलत हो, जो आप सोच रहे हो वो गलत है। द पर्पस इज़ टू गिव एक्सपोजर द क्लाइंट एंड रियलाइज वट वेदर इट हैपन रियली, उसको बताया जाता है कि गिव एक्सपोजर द क्लाइंट एंड रियलाइज वेदर इट हैपन रियली, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है जो आप कह रहे हो, क्या आपके पास कोई उसमें कोई एम्पेरिकल एविडेंस है, आप जो कह रहे हो कि क्या वो सही है, उसे क्रॉस क्वेश्चन करता है। कोई मान लीजिए कोई क्लाइंट कहता है कि मेरा फ्रेंड जो है वो मुझे इग्नोर करता है और किसी और जिससे मेरी नहीं बनती उससे बात करता है, तो वो कहता है कि आप जो कह रहे हो उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है कि आप जो कह रहे हो क्या वास्तव में सही है, उसको प्रूव करके दिखाओ। ये भी तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है, आप गलत भी तो हो सकते हो। तो समटाइम द काउंसलर प्रोब्स, कई बार क्या होता है काउंसलर जो है प्रोब करता है द क्लाइंट टू आस्क क्वेश्चन टू द काउंसलर, कि काउंसलर से क्वेश्चन पूछे एंड गेट सेटिस्फाइड बाय सर्चिंग आंसर इन हिज क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आंसर जो मिलता है उनसे वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है। फिर फैमिली स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, बिलीफ सिस्टम क्या है, जो क्लाइंट है उसकी फैमिली का बिलीफ सिस्टम क्या स्ट्रक्चर है, किससे इसको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे अगर लगता है कि रीस्ट्रक्चर की दिक्कत होती है तो वहाँ पे उसको भी किया जाता है। तो यानी कैसे जो इसको फैमिली थेरेपी हम कैसे करते हैं इसके अंदर, द फैमिली स्ट्रक्चर एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, द क्लाइंट हैज़ टू बी मेड अंडरस्टूड बाय द काउंसलर इन ए वेरी साइंटिफिक वे वाई दिस स्ट्रक्चर फैमिली बिलीफ सिस्टम, कैसे वो उसकी फैमिली का स्ट्रक्चर है, कैसे बना था, किस कारण से उसको प्रॉब्लम हो रही है, किससे क्या है, कौन सी लाइफ में सिग्निफिकेंट अदर हैं, ठीक है ना, उसके ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करवाया जाता है। और उसको अगर जहाँ जरूरत होती है उसको स्ट्रक्चर का को रिस्ट्रक्चरिंग भी की जाती है, जो हमने अर्लियर वीडियोस में ऑलरेडी किया है कि फैमिली थेरेपी के टाइम पे। फिर नेगोशिएटिंग होमवर्क एंड मॉनिटरिंग, अब इसमें क्या है, जो काउंसलर जो होता है उसको होमवर्क देता है डेली रूटीन में, ताकि वो जो उसमें ऐसे करने से क्या होता है कि एंड टू रेज सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट नाउ आई एम डूइंग समथिंग, की जब उसको होमवर्क दिया जाता है तो उसको अपने आप इस लाइक होता है कि उसको थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर कि वो कुछ कर रहा है। काउंसलर ट्राइज टू हाईलाइट ऑन दोज एक्टिविटीज़
विच ही डिड, सो द क्लाइंट इज एनकरेज टू बिकम मोर एक्टिव। उन एक्टिविटीज़ को कराया जाता है, उन हाईलाइट किया जाता है उन एक्टिविटीज़ को जो कभी उसने पास्ट में की थी लेकिन आज वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हेल्प की जाती है कि आप सोचो जब आपने जो उस समय किया था तो अब अभी क्यों नहीं कर सकते हो। इनिशियली वेरी सिंपल टास्क, सबसे पहले शुरू में क्या होता है, कभी काफ़ी सिंपल टास्क दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ गिविंग होमवर्क, लेकिन बाद में ग्रेजुअली क्या होता है, काउंसलर गिव्स दी कॉम्प्लेक्स वन। वो जो सिंपल टास्क होते हैं वो स्लोली क्या होता है, वो ग्रेजुअली वो कॉम्प्लेक्स टास्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो काउंसलर आज द केयर गिवर टू डू मॉनिटर। अब जो उसका जो केयर गिवर है या तो वो या वो खुद भी क्लाइंट जो है अपने आप को मॉनिटरिंग करे कि जो वो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो काउंसलर आज द केयर गिवर टू ऑब्जर्व द क्लाइंट वेदर ही इज़ डूइंग होमवर्क, कि वो होमवर्क भी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या क्लाइंट खुद को उसको भी कहा जाता है कि आप देखो कि आप होमवर्क आपको करना है, ये काम आप नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है, आपको हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसकी हेल्प करनी है, तो इसलिए क्या होता है कि जो उसके केयर गिवर होता है उनको ये कहा जाता है कि वो ये आप उसको मॉनिटरिंग करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है कि वेदर द क्लाइंट इज़ डूइंग होमवर्क और नॉट टू इंटरवीन, और ना कि आपको काउंसलिंग के अंदर कोई इंटरवीन करना है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। फिर है इसके अंदर ऑफरिंग चैलेंजेस एंड फीडबैक। इसमें क्या होता है, कई बार जो होता है क्लाइंट जो होता है उसको, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होता है काउंसलिंग, कई बार जो क्लाइंट होता है वो उसका जो फीडबैक होता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है काउंसलर के अंदर वो पूरे उसको जो काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है उसको एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि जो काउंसलिंग जो है इसको कंटिन्यू भी करना है या इसको आगे किसी और को रेफ़र करना है या उसको टर्मिनेट करना है। समटाइम्स द फीडबैक गिवन बाय द क्लाइंट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, हाउ इट माइट बी ड्यू टू, किसी भी कारण से क्या होता है जो फीडबैक होता है डेट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्यों होता है, मे बी डिफरेंट रीज़न। For example, the client is not practicing the things, family members are not supportive, देयर माइट बी ऑल ऑफ सडन कोई ऐसा चीज़ हो जाती है जिसमें काउंसलर के पार्ट के ऊपर या कोई भी जो है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब ये क्या, कोई क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट का जो फीडबैक होता है वो उसके कारण से क्या होता है, वो इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है कि जिसके कारण से काउंसलर को दिक्कत होती है। एंड दीज आर द चैलेंजेस फॉर द काउंसलर हिमसेल्फ। द काउंसलर एनालिसिस द थिंग्स एंड डिसाइड हाउ इन विच वे द काउंसलिंग कैन बी, कैसे हम काउंसलिंग को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। वेदर द काउंसलिंग इज कंटिन्यूड बाय द सेम काउंसलर और द केस शुड बी रेफर टू अदर काउंसलर, क्योंकि ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट क्या होता है, कई बार जो फीडबैक गलत होने से अब वो ये देखना पड़ता है काउंसलर के लिए, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है ये कि हमें इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है या उस चीज़ को जो क्लाइंट है उसको कहीं और आगे रेफर कर देना है। इफ रेसिस्टेंसेस कम्स द काउंसलर शुड मैनेज इट और शुड रेफर द केस टू द अदर थेरेपी। अगर रेसिस्टेंस आती है, अगर क्लाइंट जो होता है वो नहीं लेना चाहता काउंसलिंग, तो आगे उस केस को क्या होता है, डिफरेंट आदमी को डिफरेंट थेरेपीज के पास उसको रेफर करके आगे कर दिया जाता है। फिर टर्मिनेशन कब होता है, जब द काउंसलिंग जो सक्सेसफुल होती है, द काउंसलिंग इज सक्सेसफुल इफ द क्लाइंट हिमसेल्फ आज द काउंसलर टू डिसकंटिन्यू, तब होती है जब वो उसमें इंसाइट आ जाती है, वो अपनी लाइफ के साथ जो एडजस्ट करना सीख लेता है। जब कब सक्सेसफुल होती है, कब टर्मिनेशन होता है, जब क्लाइंट खुद कहता है कि अब काउंसलर को कि अब इसको डिसकंटिन्यू हम कर देते हैं काउंसलिंग को, अब मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। द रीज़न क्या होता है, मस्ट बी द क्लाइंट इज़ इनफ कैपेबल हाउ टू मैनेज दिस डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम, वो सीख जाता है अपनी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट करना, मैनेज करना। जनरली टर्मिनेशन क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है 10 से 12 सेशन के बाद होता है, बट समटाइम ड्यू टू सम एथिकल इश्यूज, रेसिस्टेंसेज और सेचुरेशन द काउंसलर हैज़ टू टर्मिनेट दी। कई बार नॉर्मली क्या होता है 10 से 12 सेशन का होता है या 6-7 का भी हो जाता है, अगर शॉर्ट हमने जैसे ब्रीफ काउंसलिंग की थी। कुछ केसेस के अंदर अगर जल्दी करनी पड़ जाती है तो देयर मस्ट बी सम एथिकल इश्यूज हैं, या क्लाइंट ही नहीं चाहता, वो रेसिस्ट करता है, कुछ भी क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो अपने ऊपर की, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टर्मिनेशन, कई बार एग्जाम में आ जाता है शॉर्ट नोट्स में। तो इस टाइप से जो है बहुत सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर। फिर एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं कि हमें कुछ भी, जब हम क्लाइंट से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे कुछ एथिकल इश्यूज़ का हमें इन्फॉर्म कंसेंट होती है, उसकी कंसेंट लेनी होती है, उसके अगर फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसके फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो सबका इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में उसको एक एश्योरेंस भी देनी है कि जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है डेट विल बी केप्ट टोटली कॉन्फिडेंशियल, जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी, जब तक उसका कंसेंट नहीं होगा, वो इन्फॉर्मेशन को हम लीक नहीं करेंगे। तो सेट हेल्दी बाउंड्रीज इन द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। इन्फॉर्म कंसेंट इज टू बी टेकन बिफोर अप्लाइंग एनी टेस्टिंग और थेराप्यूटिक टेक्निक ऑन द क्लाइंट। हम कोई भी टेक्निक से पहले हम क्या करते हैं, उसका कंसेंट लेते हैं कि वो वेदर ही और शी इज़
ready for the counseling or not. The client's problem should be dealt very professionally. जो client की जो problem है इनको बहुत professionally deal किया जाता है. The counselor must not take benefit from any situation. किसी भी situation का counselor को उसको benefit नहीं लेना है, उसका फ़ायदा नहीं उठाना in any way. The client should be informed prior if there is any circumstances which can affect the कॉन्फिडेंशियलिटी. अब उनको ये भी है कि अगर कहीं पे लगता है काउंसलर को कि जो जो उसकी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है जो हम कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये बाहर जा सकती है, तो उसका पहले से उसको इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, उसको ऑलरेडी उसके बल्कि पहले उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडिंग डेट इज़ केप्ट कॉन्फिडेंशियल. तो इस टाइप से जो है ये यूनिट भी ख़त्म होता है. यहाँ पे बहुत सिंपल और बहुत अच्छा यूनिट था ये. सेकंड में हम ब्लॉक 4 का सेकंड यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल. मैं आप सबको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी कि आप लोग देखें कि अब हम लोग जो है जैसे बिल्कुल लास्ट ये मॉड्यूल कर रहे हैं, पूरा हमने जो सेकेंड ईयर के 6 मॉड्यूल जो है हमने कवर कर लिए हैं. सिमिलरली हमने जो है फर्स्ट ईयर के जो MAPC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 7 सब्जेक्ट्स है. 7 सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है. ओनली अभी हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो अभी नेक्स्ट 2 और 3 डेज़ में हम उनको स्टार्ट कर देंगे. बाकी जो हमने 6 मॉड्यूल जो है हमारे जो फर्स्ट ईयर के हैं और 6 के मॉड्यूल जो आपके 6 पेपर जो आपके सेकेंड ईयर के हैं, हमने सभी की जो है प्लेलिस्ट अलग से बनाकर इवन हमने हर ब्लॉक के जैसे 4 यूनिट्स हैं तो हर मॉड्यूल के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं एंड ईच ब्लॉक कवर्स 4 यूनिट्स. तो इस तरह से टोटल 16 यूनिट्स हो जाते हैं. तो हमने हर ब्लॉक के जैसे हमने वो ब्लॉक को फिनिश किया है इमीडिएटली आपके साथ लिंक शेयर किए उन 4 यूनिट्स के, ताकि आपको लास्ट में आप देखेंगे प्लेलिस्ट में मैंने सारे लिंक शेयर किए हैं, ताकि एग्ज़ाम के दिनों में आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक के जिस भी यूनिट की जिस भी पार्ट की आपको वीडियो देखनी है आप उससे पर्टिकुलर लिंक के ऊपर शेयर करेंगे और आपको वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. फिर भी कोई अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसी वीडियो है जो आपको पहले चाहिए तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूँगी. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल.